हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग्स के पीवाईक्यू जो 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं धीरे धीरे करके और पूरे क्वेश्चंस कर देंगे बिफोर द अटेम्प्ट कम्स। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग बाकी काम भी कर रहे हैं यार। कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैं लैग कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार ठीक है, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से करने की। बाकी सारे पीवाईक्यूज और इन पीवाईक्यूज के पीडीएफ भी मेरे को ऐड करने हैं, वो भी मेरे को पता है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है ना, टेंशन ना लो। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 में हमें दे रखा है क्या कि Al+3 है, Mg2+ है, Na+ और F- है। तो निगेटिव चार्ज है जिसका साइज होगा सबसे ज़्यादा, इसका साइज कैसा होगा? मैक्सिमम। और इसका साइज कैसा होगा? मिनिमम। यहाँ पे हमें साइज ही देखना होगा क्योंकि कैटायनिक साइज सबसे छोटा और आयनिक साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये बेसिकली आयनिक रेडियाई के बारे में बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ये कैसे पता लगा कि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p1, कार्बन का है 2p2, ऑक्सीजन का है 2p4 और नाइट्रोजन का है 2p3। और नाइट्रोजन में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो है ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑफ ऑर्बिटल। किसकी वजह से? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये कह रहा है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम में तो लेफ्ट राइट आओगे तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे है, बोरॉन से एल्यूमिनियम तो मेटालिक करेक्टर बढ़ा, और एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की यानी कि लेफ्ट साइड मूव करे तो भी क्या होगा? मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये। तो 1 का 4 आ गया, आंसर देखना जरा। 1 का 4 आ गया, 2 का 1 आया, 1 का 4, 2 का 1। ठीक है, 3 का 2 आया, 3 का 2 आया, तो आंसर हमारा आ गया 4 इसका। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया आसानी से, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज करेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब ध्यान रखना, हमें हाईलाइट इसे जब पेपर में भी करना है तो किसे करके रखना है दिमाग में कि इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। बाकी सारे सही लिखे हुए हैं क्योंकि ऊपर से नीचे बेरिलियम मैग्नीशियम में आओगे तो बेरिलियम मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा है? बेरिलियम ज़्यादा है। बोरॉन और बेरिलियम में बोरॉन ज़्यादा है, बोरॉन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा है। इसी तरह से बाकी में भी चेक किया जा सकता है। तो तुम्हें जब आंसर चेक करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आंसर क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख भी दूं चाहूँ तो एक काम करता, सारे लिख देता हूँ कि यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर पॉलिंग स्केल पे लिख रहा हूँ तो 4 है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये कितना है? 3, ये है 2.5, ये है कितना? 2, 1.5 और 1। ठीक, और अगर हम सोडियम मैग्नीशियम की लिखना शुरू करें तो वो भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी वाली है इसलिए हमें ध्यान रखनी है। क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की होती है 3, सल्फर की 2.8, ठीक है, फास्फोरस की 2.1। ठीक, इस तरह से आगे चलती जाएगी। 2.1 लिखना था मेरे को, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और हमसे पूछा है कि एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। जब एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो क्या है? मेटल है। एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो क्या है? मेटल है। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये एसिडिक ऑक्साइड वाली बात तो गलत हो गई। दूसरा कह रहा है कि एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ ए नॉन ऑफ ए रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट। अब एक्सट्रीम राइट में जो है वो क्या है? वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। एक्सट्रीम राइट में जो क्या है? वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड है तो कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। और एसिडिक ऑक्साइड है तो क्या बनाएगा? अच्छा, नॉन एक्सट्रीम राइट का मतलब हम ये नहीं समझ रहे हैं, रिएक्टिव मेटल कह रहे हैं तो हमें हेलोजेंस को मतलब उसे नहीं देखना है। किन्हें?
अपनी नोबल गैसेस को नहीं देखना है। तो एसिडिक ऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। फर्स्ट इज फॉल्ट, सेकंड इज ट्रू। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ए मेटालिक नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट ई विद वीकेस्ट ई बॉन्ड। अब नॉन मेटालिक हमें चाहिए, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दो ही नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन, ये कैसा होता है, वीक होता है। और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, जैसे NH4 ले ले। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, अब मैक्सिमम कोवेलेंसी पूछ रहा है, ई बॉन्ड की कोवेलेंसी नहीं पूछ रहा है। ठीक है। अगला सवाल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, इसलिए इसमें दिक्कत आ सकती थी। क्या कह रहा है कि द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें तो पैलेडियम हो गया, ये किस में है, ये ये किस में है, ये 5th पीरियड में है। और ये सब किस में है, ये 6th पीरियड में है। ये और ये तीनों किस में है, ये 6th पीरियड में है। ठीक। ये किस में है, 6th पीरियड में है। तो ये क्या हो गया, पैलेडियम आंसर हो गया। ठीक है, तुम्हें याद आ रहा होगा ऑस्मियम पैलेडियम इरिडियम, ऑस्मियम पैलेडियम और प्लेटिनम तो एक ही ग्रुप में आ गए। प्लेटिनम के बगल में इरिडियम, इरिडियम के बगल में ऑस्मियम, तो इस तरह से लिखेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट अबाउट एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट स्टेटमेंट 1 कर रहा है द प्लॉट ऑफ अंडर रूट न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड वर्सेस द एटॉमिक मास इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टेटमेंट तो यार गलत है, क्यों, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो होता क्या है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास का। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये ग्राफ कुछ जिगजैग टाइप का इस तरह का ग्राफ आता है ऐसा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द प्लॉट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इज स्ट्रेट लाइन, नहीं। वो क्या होता है, अंडर रूट न्यू में होता है। जो मूजले ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड के बीच में ग्राफ था, वो स्ट्रेट लाइन था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत आ गए। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स वाला आंसर आ जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो आंसर आ गया 1। ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना कि जो एटॉमिक मास वाला होता है वो जिगजैग वाला ग्राफ होता है। पीरियोडिक का एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसे कह सकते हैं हम लोग। अगला कह रहा है द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द सल्फर मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा ही बदलेगा, ये तो बात एकदम तय है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, एटोमिसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, डायटोमिक, और सल्फर कैसा है, पॉलीएटॉमिक है। ठीक है। अगला अगला क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखे, हमसे पूछ रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेड की ज़्यादा होती है। अगर हम ऑर्डर लिखें तो कार्बन सिलिकॉन, कार्बन उल्टा लिख दिया, सॉरी, कार्बन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, और फिर लेड की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। कह रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन से कैसा है, जर्मेनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू हो गया, सेकंड इज फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट ऑर्डर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा था सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25024 and 32824 respectively. By using the above value, predict the value of which element is present। किस ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है ये हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि पहली की आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी, तीसरी के बाद एक सडन जंप दिख रहा है। सडन जंप इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर removal of third electron। That means the element has
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब सडन जंप आता है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो विच रिप्रेजेंट्स क्या, विच रिप्रेजेंट्स द एटम इन 13th ग्रुप। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन 13th ग्रुप में ही होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन 13 ग्रुप का क्या होता है, NH2 NP1। ठीक है, बोरॉन फैमिली वाला। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा था इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इनकरेक्ट ऑर्डर हमसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग रेडियाई का। ठीक है, अब कह रहा है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम बड़ा है, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन बड़ा है, लेकिन ये सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड के हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़े होंगे, ये बात सही है। ठीक, बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा है, मैग्नीशियम बड़ा है, तो ये तो आंसर यहीं पे गलत हो गया, तो आंसर इसका 3 हो गया। ठीक, एल्यूमिनियम बोरॉन से बड़ा है, और बोरॉन नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों से बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है। ऐसे ही सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये तो सही लिखा हुआ है बिल्कुल, तो आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर 3 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पीरियोडिक के बहुत क्वेश्चन आए इस बार, केमिकल बॉन्डिंग के कम क्वेश्चन आए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ढंग से करेंगे सवालों को, है ना। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इंडियम, थैलियम, एल्यूमिनियम, lead, tin और germanium. The most stable oxidation state of the element with the highest and the lowest first ionization enthalpies respectively. तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखना होगा। अगर हम बोरॉन फैमिली में लिखें, बोरॉन फैमिली में लिखें तो बोरॉन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, सबसे कम है अपनी इंडियम की, फिर है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की, गैलियम के बाद थैलियम की, और फिर है बोरॉन की। तो इसकी हो गई मिनिमम। ठीक, और उन लोगों की तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ग्रुप बोरॉन से कार्बन फैमिली वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, लेफ्ट राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। कार्बन में सबसे ज़्यादा हो गई कार्बन की, कार्बन के बाद आ गई सिलिकॉन की। ठीक, सिलिकॉन के बाद आ गई जर्मेनियम की, जर्मेनियम के बाद आ गई लेड की, लेड के बाद आ गई टिन की। ठीक, आखिरी में जाके चेंज होता है, लेड और टिन में स्वैप हो जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, जो गिवन एलिमेंट्स हैं इसमें हमें कौन कौन से गिवन है, हमें दे रखा है इंडियम, इंडियम की मिनिमम हो गई, सही बात है, और जर्मेनियम जो दे रखा है, इन सब में जर्मेनियम की सबसे ज़्यादा हो गई, तो जर्मेनियम की सबसे ज़्यादा हो गई, तो उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है। तो ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं, जर्मेनियम और इंडियम की कितनी हो गई, +3 हो गई। तो आंसर क्या आ गया, हमें बताना है कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आंसर आ गया 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। बिल्कुल नहीं, ये तो लॉ था ही नहीं, वो तो सारे गाँव पादा नीचे वाला था ना। मेयर ऑब्जर्व periodically repeated pattern upon plotting the physical properties of a certain elements against their atomic number। नहीं, मेयर ने तो ये सब नहीं किया था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स वाला आंसर हो जाएगा। मेयर ने थोड़ी किया था, मेयर ने तो लूथर मेयर का तो वो करता ना, एनर्जी एक सर्टेन पीक्स पे आ रहे थे, वो वाला था। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, एन एलिमेंट ई हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ 374 किलोजूल पर मोल ई reacts with element A, B, C, D with the electron gain enthalpies values this। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है वो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, तो कहते हैं हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी greater will be the ionic character, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लेने में मजा आ रहा है, यानी वो आयन से ज़्यादा तेज कन्वर्ट होगा। तो ई बी सबसे ज़्यादा आयनिक हो जाएगा, फिर हो जाएगा ई ए, फिर हो जाएगा ई सी, और फिर हो जाएगा ई डी। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। अब देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, तो जिन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उनकी क्या होगी, रेडियस ज़्यादा होगी, तो ये बात तो सही लिखी हुई है।
कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो ये भी सही बात लिखी, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, याद रखना है फ्लोरीन की कम होती है किससे, क्लोरीन से मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब इन्होंने कितना अच्छा दिया, इस बार मैग्नीट्यूड लिख दिया, अगर केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखता तो फिर कंफ्यूजन बना रहता, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, सही हो गए, तो आंसर आ गया क्या हमारे पास, डी आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब बेसिक बेसिक सवाल है, सही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप एलिमेंट्स of group 15 are given below. Choose the correct value for the element that is main component of apatite family. apatite family में जैसे क्लोरापेटाइट फ्लोरापेटाइट लेते तो इसमें कौन होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक। फॉस्फोरस होता है तो नाइट्रोजन के बाद आती है फॉस्फोरस, हमें फर्स्ट आयनेशन एनर्जी निकल नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक और फिर एंटीमनी, लेकिन हमें बताना है किसकी है, फॉस्फोरस की। अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये नाइट्रोजन की होगी, ये फॉस्फोरस की होगी, ये आर्सेनिक की होगी और ये किसकी होगी, एंटीमनी की। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। एपेटाइट फैमिली का एलिमेंट कौन सा था, ये बात ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी हमें, तो वो आंसर हम मार्क करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ये तो गलत बात है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये बात सही है, लेकिन हमें आंसर ये नहीं करना है क्योंकि आंसर हमें गलत वाले करना है। एलिमेंट्स विद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन द सेम पीरियड, नहीं सेम ग्रुप होता है, सेम पीरियड के यहाँ क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द फील्ड ऑर्बिटल, ये तो सही बात है। अगला कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ elements in the periodic table is same as the number of atomic orbitals available in the energy level of that being filled, तो number of elements क्या होंगे, 2x होंगे, क्योंकि n स्क्वायर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2n स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं और n स्क्वायर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं और n स्क्वायर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर नहीं होंगे, किसके होंगे, 2 इंटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी और ई आ जाएगा, ठीक है। ये गलत वाले हमें बताने थे इसलिए गलत वाले मार्क किए। अब हम लोग पहुंच गए केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस पे। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। 1 क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट शो लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। लीनियर ज्योमेट्री बतानी है हमें, तो लीनियर ज्योमेट्री किसकी है, SO2 कैसा है, SO2 तो बेंट है। यहाँ पे जब ये कह रहे हैं ज्योमेट्री और शेप, तो हम शेप की ही बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। BeCl2 कैसा है, BeCl2 sp हाइब्रिड है, तो ये तो लीनियर है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, ये कैसा है, sp2 है। CO2 कैसा है, CO2 भी लीनियर है और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इस उम्र में आके सब लोग निकाल लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ना। N3 माइनस भी बिल्कुल CO2 का सगा भाई लगता है देखने में, ठीक। तो ये भी कैसा हो गया, लीनियर हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp आ गया बीच वाले का। अगला क्या कर रहा है, NO2। NO2 कैसा दिखेगा, NO2 तो बेंट होगा। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे। और ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कॉपी में लिख रखे हैं, कर रखे हैं ना। तो ये इसके पास 2 लोन पेयर आ गए, तो ये sp3 हो गया और ये कैसा हो गया, बेंट, ठीक। इसके बाद क्या बचता है, XeF2 बचता है। XeF2 कैसे बनाते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन ऊपर नीचे रखते हैं और लोन पेयर को कहाँ रख देते हैं, 3 लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और हमने बेंट थ्रू लगा दिया जिससे लोन पेयर कहाँ पे आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए। अगला क्या कर रहा है, NO2 प्लस। NO2 प्लस कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन पे प्लस लगा दो दोनों ऑक्सीजन पे, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये भी कैसा हो गया, लीनियर हो गया, ठीक। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है I3 माइनस। I3 माइनस में भी क्या हो गया, आयोडीन बीच में आ गया, लोन पेयर 3 आ गए, जो 3 आ गए वो कहाँ चले गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन नीचे।
और यहाँ पे बाहर नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये भी कैसा हो गया, लीनियर हो गया। और लास्ट है ओजोन। ओजोन कैसे बनाएंगे, ओजोन हम लोग इस तरह से बना देंगे, तो ये कैसा हो गया, बेंट हो गया। तो लीनियर काउंट कर लो यार कितने आए, लीनियर आया पहला 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 लोग लीनियर आ गए, तो आंसर हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक, 6 स्पीशीज ऐसी थी जो कैसी थी, लीनियर थी, तो आंसर हमने क्या लिखा, 6 लिखा। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट्स HBr H2S NF3 और CSCl3। देखो ये बहुत फैक्चुअल सवाल है, इसे जरा संभाल के करना पड़ेगा, इसके लिए डेटाबेस पता ही होना चाहिए, नहीं तो तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। जैसे HBr के लिए जो है वो 0.78 डिवाई होता है, और जो H2S के लिए होता है वो होता है 0.95 डिवाई, और NF3 के लिए होता है 0.24 डिवाई, और CSCl3 क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो आंसर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये वैल्यूज यार पता होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए क्या मतलब, ये बहुत वेग सवाल था, इतना सही कंपेयर कर नहीं सकते, कंफ्यूजन इसमें बना ही रहेगा, इसलिए इसे सवाल को मैं तो मतलब ऐसे पेपर में छोड़ने की सलाह देता हूँ, क्योंकि गलत करने से बेहतर है कि ना किया जाए, है ना। क्या करा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस्ड ऑफ ऑक्टेट रूल हमें करना, मैच कराना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल, यानी सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन किस में है, कार्बन में और इस कार्बन में, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, तो पहले का आ गया 4। ठीक, दूसरा कह रहा है मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम है। ठीक, तो इन दोनों से ही आंसर आ गया 4, ए का 4 बी का 2, तो ए का 4 बी का 2 आंसर 4 में है। फिर भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे भी और इस नाइट्रोजन पे भी है, दोनों पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, और मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो सल्फर के पास यहाँ पे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और फॉस्फोरस के पास भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के पास कितने हैं, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट आ गया, तो आंसर आ गया 4। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस लेना। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो देखना जरा कि पी जेड पी एक्स से ओवरलैप नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा इससे। इसी तरह से एस और पी एक्स मिलके, एस और पी एक्स मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसी है, जेड है, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बना नहीं पाएंगे। डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लगता है देखने में कुछ कर लेंगे, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा है और डी एक्स वाई ऐसा है, तो इनके ऑर्बिटल एक भी सेम तरह से अलाइंड है नहीं, तो ये भी आपस में नो ओवरलैप का ही केस बनाएंगे। ठीक, अगला क्या कर रहा है, 2s और pz, ये बना देगा 2s और pz, तो ये अलाइन हो जाएंगे, ये 2s ऑर्बिटल ये pz ऑर्बिटल, तो ये तो अलाइन हो ही जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, pz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये भी नहीं कर पाएंगे, तो ये 4 तो नहीं कर पा रहे, केवल एक ही कर पा रहा, तो उसका आंसर क्या लगा दिया, डी लगा दिया। ठीक है, उसका आंसर क्या लगा दिया, डी लगा दिया। अगला सवाल क्या करा, अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अमोनिया एंड CH4। ठीक है, करा है कि द सेंट्रल एटम ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है कि CH4 पे हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं sp3 होता है, अमोनिया पे भी sp3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, तो ये भी कैसा है sp3। वाटर कैसा है, वाटर में भी 2 सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 लोन पेयर है, तो ये भी कैसा है, sp3 है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि द HOH HNH एंड HCH बॉन्ड एंगल इन द अबव मॉलिक्यूल्स आर 104 107 एंड 109 डिग्री, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें अच्छा 5 मिनट्स दिया हुआ, तुम 28 मिनट्स के चक्कर में गड़बड़ मत करना, है ना, कि H2O में कितना एंगल होता है, 2 लोन पेयर की वजह से 104 होता है, कॉपी में लिखा हुआ। नाइट्रोजन में कितना होता है, अमोनिया में 107.5 होता है, ये भी लिखा हुआ कॉपी में, और इसमें 109.28 होता है, या 5 डिग्री हम लिख सकते हैं उसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसपास की बात है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी है कि वाटर का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, और CH4 कैसा है, नॉन पोलर है। बोथ वाटर एंड अमोनिया आर लुईस एसिड्स, अमोनिया और वाटर दोनों ही लुईस क्या है, बेसिस हैं, एसिड्स तो नहीं है, और CH4 तो कुछ भी नहीं है। कह रहा सोल्यूशन ऑफ वाटर इन अमोनिया इन वाटर इज बेसिक, सही बात है,
इन द सोल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज ए ब्राउनस्टेड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। अमोनिया कैसे करेगा, अमोनिया H प्लस ले लेगा, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एसिड है, ठीक, और वाटर ने H प्लस दिया, वाटर ने H प्लस दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि अमोनिया का सोल्यूशन जो है वो वाटर में कैसा है, बेसिक है। क्यों, क्योंकि वो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की तरह काम नहीं करते इसमें, है ना, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की तरह काम नहीं करते। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर एक्वा सोल्यूशन में देख रहे हैं तो नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और सी ओनली आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें अमोनिया ने H प्लस लिया, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया बेस है ना कि एसिड है, उल्टा लिख दिया है। ठीक है ना, अमोनिया कैसा है, अमोनिया एसिड बेस है और वाटर क्या है, एसिड है, तो ये उल्टा लिख दिया इसलिए गलत हो गया। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अगला कह रहा है इन द गिवन स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp। नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अगर नाइट्रोजन पे sp लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो sp2 कितने, sp कितने हो गए, sp हो गए 3 और sp2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 3 और 5 वाला आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका सी आ गया। ठीक है, 3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सवाल है यार ये तो, पेपर तो ठीक ही ठाक आया, केमिस्ट्री ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। अगला कह रहा था मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्रीज आर। ठीक है, BrF5 देखो, BrF5 में क्या है, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का मतलब क्या हो गया कि ये बन गया sp3d2, और BrF5 बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक, लेकिन PCl5 जब इसके साथ दिया हुआ है, PCl5 कैसा होता है, 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो ये sp3d है, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा ये। ठीक, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब PCl5 जहां जहां आ रहा वो तो हटाते ही चलते हैं। PCl5 फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एक ही पीरियड के हैं, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो 3 नहीं हो सकते, तो कौन सा बचा आंसर, सी बचा। क्यों, क्योंकि PCl5 लिखो या SbF5 लिखो, बात एक ही है ना। अब XeOF4 को देख लेते हैं, XeOF4 है, XeOF4 में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो ऐसा बना देते हैं इसे। तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया, ये क्या बन गया, ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया। ठीक है, तो आसान है ये भी सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट अमंग LiNaBmgB एंड Al दैट हैज लीस्ट आयनिक रेडियस। अब लीस्ट आयनिक रेडियस कैसी होगी कि Li प्लस होगा, Na प्लस होगा, Be2 प्लस होगा, Mg2 प्लस होगा, B3 प्लस होगा और Al+3 होगा। तो इसमें लीस्ट यही होगी, क्योंकि प्लस चार्ज मैक्सिमम है सेकंड पीरियड में, तो ये कैसा बनाता है, B2O3 टाइप का बना देता है। क्या बना देता है, B2O3 टाइप का बना देता है, तो लिस्ट यही हो गया। सिंपल सवाल, आसानी से लगना चाहिए था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NO2 माइनस बेस्ड अपॉन द लुईस थ्योरी। अब लुईस थ्योरी से जब NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर तुम्हें लुईस थ्योरी से नहीं बनाना आता तो गो एंड चेक माय वीडियो, उसमें मैंने लुईस थ्योरी पढ़ाई है और नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर काउंट करना सिखाए हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसे बनाने की कोशिश करूं तो NO2 माइनस सब लोग जानते हैं कि इस तरह से बनता है, जिसमें एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बाकी लोन पेयर जो दिख रहे हैं वो 2 ऑक्सीजन के पास बचे हैं और 3 ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर इसके पास बचे हैं। तो टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12।
टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और हम लोग धीरे धीरे करके काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कंटेंट लगातार आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा है, मतलब नहीं आ पा रहा, मतलब कम आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी लाइव कोर्सेज भी चल रहे हैं ना यार। तो बाकी जो भी बचा हुआ है उसे करते रहेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ठीक है, चलो बाय।